हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का सेकेंड चैप्टर सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैप्टर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी साबित होते हैं, या फिर हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव किस तरह से हानिकारक सिद्ध होते हैं, उसके बारे में ही आज का ये पूरा चैप्टर है। और साथ में लास्ट में आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? तो आज का ये चैप्टर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि आखिर इस वर्ड सूक्ष्म जीव का आखिर क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस अर्थ में, हमारे इस पृथ्वी पर बहुत ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना? आंखों से नहीं देख पाने का कारण क्या है? क्योंकि वो काफी छोटे छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना? ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें आवश्यकता होती है एक उपकरण की, जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाने वाले जितने भी सारे जीव हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऐसे जीव हमें नंगे आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। याद रखना है आपको। ठीक है ना? और मित्र और शत्रु का तात्पर्य आखिर क्या है? तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीव जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आखिर किस तरह से हमारे मित्र हैं, यानी किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में उनका उपयोग हो रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, जिसके सहायता से दूध से दही का निर्माण होता है। यानी दूध से दही के बनने में जिस बैक्टीरिया का उत्तरदायी होता है, जो बैक्टीरिया, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। याद रखना है। तो यह हमारा मित्र हुआ वो बैक्टीरिया, क्योंकि वो दूध से दही का निर्माण कर रहा है। साथ में ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसकी सहायता से अल्कोहल का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है ना? या फिर आप बोल सकते हैं जो पावरोटी जो इंडस्ट्री है ना, रोटी, ब्रेड वगैरह, उस इंडस्ट्रीज में ईस्ट का उपयोग होता है, जिसकी सहायता से हम जो ब्रेड होते हैं ना, जो रोटी, पाव रोटी होते हैं, उन्हें हम बाजार से खरीद के खा रहे हैं। ठीक है ना? इस तरह से बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में उनका काफी उपयोग हो रहा है। साथ में आपको शत्रु के बारे में बताया गया है। शत्रु यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो आपके शरीर के लिए उपयोगी साबित नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं शत्रु। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो मित्र हैं, उनके बारे में आज का चैप्टर है। और ऐसे सूक्ष्म जीव जो शत्रु हैं, उनके बारे में भी आपका ये चैप्टर है। यानी जो सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो सकते हैं, उनके बारे में है ये, उन्हें मित्र कहा जा रहा है। और जो हमारे लिए हानिकारक है, उन्हें हम शत्रु कह रहे हैं। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये सूक्ष्म जीव का मतलब क्या है। जैसा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए आवश्यकता होती है तो माइक्रोस्कोप की, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी की, उन्हें हम कह रहे हैं सूक्ष्म जीव। याद रखना है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया गया है, पावरोटी है ना, ब्रेड। पावरोटी में वर्षा के दिनों में आपने देखा होगा एक लेयर होने लगती है। ठीक है ना? एक व्हाइट रंग सा एक धब्बा, एक पैचेस लगने लगता है, सफेद काले रंग का एक धब्बा सा पड़ने लगता है। ठीक है ना? याद रखना है, यह उस धब्बा को अगर हम देखें आवर्धक लेंस से, माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर देखें, तो उसमें बहुत सारी रचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना? रस्सी नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना? आपको दिखाई देंगी उसमें,
जो ऐसे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगी, नंगी आंखों से सिर्फ पैचेस ही दिखाई देंगे। अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर हम देखें तो उसमें काफी सारे रस्सियां वगैरह दिखाई देंगी, जो यह इंडिकेट करती है, जो ये बताती है कि उसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति हो चुकी है, उसमें वह बढ़ रही है। अब सूक्ष्म जीव जो है अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर जो सूक्ष्म जीव हैं वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इनका जो आकार होता है ना वो काफी काफी कम होता है, यानी 1 माइक्रोन से भी कम इनका आकार होता है, ठीक है ना। याद रखना है आपको, 1 माइक्रोन से भी इसका जो आकार होता है सूक्ष्मदर्शी का काफी कम होता है। इसीलिए इन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, याद रखना है। यानी लेंस के बिना, सूक्ष्मदर्शी के बिना आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। अब है कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो वो भाग कौन कौन से हैं? तो वे भाग हैं जीवाणु, ठीक है ना, वे भाग है कवक, वे है प्रोटोजोआ और है शैवाल। ये 4 भाग हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों को बांटा जा सकता है, यानी 4 इनके वर्ग हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों को हम रखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेंगे इन सभी के बारे में, ठीक है ना। जैसे जीवाणु के बारे में जान लेंगे, कवक के बारे में जान लेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में जान लेंगे। लेकिन इन्हें जानने से पहले हमें कुछ बात जान लेनी है पहले सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो फ्रेंड्स, कोशिका जो होती है हमारे जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सेल या फिर कोशिका। कोशिका से ही किसी भी जीव की सृष्टि होती है। हमारा जो मानव शरीर है यह बहुकोशिकीय है, बहुत सारे सेलों से मिलकर बना होता है ये मानव शरीर। उसी तरह से पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी बहुकोशिकीय हैं, काफी सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर में आप अलग रूप से हाथ, पैर, सिर, गर्दन, ठीक है ना, सभी चीज आप देख पाओगे। लेकिन यहां जो सूक्ष्म जीव आपको बताया जा रहा है ये सिंगल सेल्ड, यानी सिर्फ एक सेल के बने हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर ये सिंगल सेल ही होते हैं, याद रखना है। सिंगल सेल कहने का तात्पर्य, यानी सिर्फ एक कोशिका कहने का तात्पर्य, इसमें अलग से आप नहीं हाथ देख पाएंगे, नहीं अलग रूप से आप पैर देख पाएंगे, नहीं सिर, धड़, गर्दन, ठीक है ना, आंखें, कुछ आप नहीं देख पाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा, ठीक है ना, एक सेल, एक कोशिका होगा। वह कोशिका जब भी किसी ऐसे शरीर में जब प्रवेश करती है जो जीवित कोशिका होती है तो फिर अपना वृद्धि करने लगती है, याद रखना है। अब है सबसे पहले जानना जीवाणु के बारे में। आखिर जीवाणु क्या होते हैं? तो जीवाणु बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं, यह सिंगल सेल्ड होते हैं, सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। ये कहां कहां रहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो जीवाणु होते हैं ये सभी जगह मौजूद है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, कपड़ों में, हर जगह ये मौजूद है। कौन? ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु, याद रखना है, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाभदायक होते हैं और बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हानिकारक होते हैं। जैसे लाभदायक बैक्टीरिया के अगर बारे में कहा जाए तो जैसा मैंने कहा, दूध से दही का बनना, ठीक है ना, तो उसमें जो बैक्टीरिया काम करते हैं वो लाभदायक बैक्टीरिया है, क्योंकि दही को हम खा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें जो बैक्टीरिया उससे जो परिवर्तित कर रहे हैं उस बैक्टीरिया को हम खा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए सही है, उपयोगी है, ठीक है ना। उसमें जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो उपयोगी है, ठीक है ना, वो मित्र है, याद रखना है, क्योंकि आपके चैप्टर में ही बताया गया मित्र है कौन और कौन है सूक्ष्मजीव जो शत्रु है। तो मित्र वाले बैक्टीरिया है, मित्र वाले जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है जो मित्र है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जो दाल वगैरह हम खा रहे हैं ना, दाल जाति जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों में रहते हैं, उन्हें पौधों को मुहैया कराते हैं नाइट्रोजन के यौगिक और फिर नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि दाल जाति जब उसे पौधे ग्रहण कर रहे हैं उसी दाल को हम फिर खा रहे हैं। और दाल में सबसे ज्यादा जो उपस्थिति होता है वह होता है प्रोटीन का, याद रखना है, ठीक है ना। और प्रोटीन में सबसे ज्यादा उपस्थिति होती है नाइट्रोजन की, याद रखना है, ठीक है ना।
तो आपने जाना कि आखिर जीवाणु जो मित्र होते हैं, अब ऐसे जीवाणु जो होते हैं काफी खतरनाक, जो होते हैं शत्रु, तो वो कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बैक्टीरिया जो खतरनाक होते हैं, जो शत्रु होते हैं, जैसे विब्रियो कॉलराई, जो कॉलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी नामक रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो कॉलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, वो विब्रियो कॉलरी, ठीक है ना। ये होते हैं विब्रियो कॉलराई, जो कॉलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टीबी के लिए एक रोग है टीबी, जिसके लिए उत्तरदायी जो जीवाणु है वो नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। बैक्टीरिया को प्लांट के रूप में हम उन्हें कह सकते हैं, यानी बैक्टीरिया को प्लांट का जो वर्ग के है प्लांट का, उसमें अभी हम रख सकते हैं। याद रखना है आपको बातों को। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कवक के बारे में, यानी फंगी के बारे में। तो फ्रेंड्स, फंगी जो होते हैं वो वन सेल्ड और मल्टी सेल्ड हो सकते हैं। याद रखना है आपको, जनरली जो कवक होते हैं वो मल्टी सेल्ड होते हैं। साथ में आपको यह बात भी जान लेना है कि जो कवक होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण जो है वो ग्रहण करते हैं। याद रखना है आपको, यानी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से कवक अपना पोषण ग्रहण करते हैं। ये बहुत सारे सेल्ड के, यानी मल्टी सेल्ड बहुकोशिकीय हो सकते हैं। याद रखना है, जब भी कवक का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है एक साइंटिस्ट का, जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1928 में पेनिसिलिन नामक एक ऐसे पौधे की खोज की थी जिनसे आज जो है बहुत सारी दवाइयां जो है वो बन रही है। याद रखना है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक ऐसे दवाई की खोज की थी जिससे प्रतिजैविक आज बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं। याद रखना है आपको, नाम है साइंटिस्ट का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। आपको याद रखना है 1928 में उन्होंने खोज की थी। तो अब आता है बात कि पेनिसिलिन से एक जैविक बन रही है जो शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के काम में आ रही है, ठीक है ना। और साथ में आपको जान लेना है ऐसे कवक जो है और कौन कौन से हैं, ठीक है ना, जो मित्र हो सकते हैं या फिर शत्रु हो सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ईस्ट जो है एक फंगी है जो कवक है, जो वन सेल्ड होते हैं, ठीक है ना। और ईस्ट का जो काम क्या है, वो अल्कोहल बनाने में, बेकिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट को तैयार करने में भी ईस्ट का काफी योगदान है। याद रखना है, जनरली फंगी जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है, जो कवक के कारण, जो हानिकारक कवक के कारण जो रोग होते हैं, उसमें से एक रोग का नाम है एथलीट फुट। ये एथलीट फुट में होता क्या है, जो पैर होते हैं ना, उसमें कवक का इंफेक्शन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये एथलीट फुट किस कवक के कारण होते हैं ये आपको जानना है। तो उस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण ही एथलीट फुट नामक रोग का निर्माण होता है। याद रखना है। साथ में आपको एक बात और भी जान लेना है, टीनिया कैपेडिस एक दूसरे तरह का एक कवक है जिसके कारण जनरली पुरुषों में बैल्डनेस जो है वो नजर आती है, यानी सामने से जो बाल होते हैं वो सर के, वो धीरे धीरे उड़ने लगते हैं। ये कवक के कारण ही हो रही है फ्रेंड्स, ये बात भी आपको जान लेनी है, जो हानिकारक कवक के कारण हो रही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है प्रोटोजुआ के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रोटोजुआ वन सेल्ड एक कोशिकीय जीव होते हैं। याद रखना है आपको। अब है ये एक कोशिकीय जीव, जब भी शरीर के साथ इनका संपर्क होता है तो ये रोगाणुओं की सृष्टि करते हैं। उसमें से पहला नाम है, काफी आप परिचित होंगे, मलेरिया, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया की सृष्टि होती है, और इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वाहक जो है वो मादा मच्छर है। याद रखना है, मादा मच्छर, मादा एनोफिलिस जो मच्छर होती है
वो इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजुआ का वाहक होता है। और साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है, जो हमें जो मच्छर काटती है वो नर नहीं होते हैं, वो होते हैं मादा मच्छर। और इसी मादा मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से हमें हो जाती है बहुत समय मलेरिया। ठीक है ना, याद रखना है। मलेरिया के दौरान जो होने वाले जो प्रोटोजुआ है जिसके कारण ये मलेरिया हो रहा है, उस प्रोटोजुआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है, बहुत समय ऐसा देखा गया है कि मसूड़ों में खून निकलने लगता है, जिसे हम कहते हैं पायरिया। तो फिर इस पायरिया के कारण जो आपका प्रोटोजुआ है, इस पायरिया में जो रिस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी जो प्रोटोजुआ है, तो वो आखिर कौन है? तो उस प्रोटोजुआ का नाम है एंट अमीबा जिंजिवालिस। ठीक है ना, एंट अमीबा जिंजिवालिस एक ऐसा प्रोटोजुआ है जो दांतों में होने वाले पायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे शैवाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो शैवाल होते हैं ये मल्टी सेल्ड यानी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है ना, और ये जो शैवाल में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना जो पोषण है वो खुद तैयार कर लेते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये हर जगह में मौजूद रहते हैं। ठीक है ना, जैसे स्वच्छ पानी है वहां पर ये मौजूद रहते हैं, तालाब में, पोखरों में शैवाल पाया जाता है। अब है आपको जानना कि शैवाल, बहुत ऐसे सवाल हैं जो काफी उपयोगी होते हैं, जैसे क्लोरेला। क्लोरेला नाम का जो शैवाल होता है वो काफी उपयोगी होता है। क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाले जो भी यात्री होते हैं, ठीक है ना, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो बाहर जाते हैं अंतरिक्ष में, तो वो क्लोरेला को ले जाते हैं, क्लोरेला नामक शैवाल को अपने साथ ले जाते हैं। उनसे वो प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। काफी न्यूट्रिशियस होता है, काफी पोषक दायक तत्व होता है इस क्लोरेला में, याद रखना है आपको। ठीक है ना, साथ में सार्गासम नाम का एक ऐसा शैवाल है जिसके माध्यम से जिनसे क्या होता है, एक कृत्रिम ऊन को तैयार किया जाता है। आप सभी ये जानकर हैरान होंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, उनमें से एक सवाल का नाम है सरगाशम। सरगाशम एक ऐसा सवाल है जिससे कृत्रिम ऊन को तैयार किया जाता है। लेमिनेरिया एक ऐसा सवाल है जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से एसिड्स का उत्पादन किया जाता है, आयोडीन को भी संश्लेषित किया जाता है, याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है, मैंने कहा क्लोरोएला। ठीक है ना, क्लोरोएला एक ऐसा सवाल है जो अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो इस सवाल को ले जाते हैं। ठीक है ना, वो इसे लेते हैं, एज अ फूड के रूप में लेते हैं, एज अ न्यूट्रिएंट्स के रूप में लेते हैं। ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है विषाणु के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, विषाणु यानी वायरस। ठीक है ना, ये वायरस के बारे में अगर आप कुछ बातें जान लें तो काफी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स वायरस जो है वो सबसे छोटा सूक्ष्मदर्शी जीव है, याद रखना है। ठीक है ना, वो सिंगल सेल्ड होते हैं वायरस। ठीक है ना, और वायरस की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह जब भी किसी ऐसे शरीर में प्रवेश करती है, जीवित कोशिका में प्रवेश करती है, जहां जो कोशिका जीवित है, ठीक है ना, उसमें जब वायरस प्रवेश करती है तो फिर अपना ये रिप्रोडक्शन जो है वो करने लगती है, याद रखना है। ठीक है ना, अपनी संख्या में यह वृद्धि करने लगती है, 1 से 2, 2 से 4, 4, 8, 16, इस तरह से धीरे धीरे वायरस जो है वो जीवित कोशिकाओं में बढ़ने लगता है और काफी जल्द बढ़ने लगता है, यह बात भी आपको जान लेनी है। और वायरस सबसे खतरनाक सूक्ष्मदर्शी में से माने जाते हैं। ठीक है ना, और ये सभी सूक्ष्मदर्शी से भिन्न होते हैं, याद रखना है। लिखा है आपके बुक में भी, यह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं कहने का तात्पर्य ये अपना वृद्धि करते हैं, अपनी संख्याओं का वृद्धि करते हैं, याद रखना है। ठीक है ना, जैसे सामान्य जो वायरस होते हैं जो हमेशा देखे जाते हैं लोगों पर, वो है सर्दी जुकाम, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब सामान्य वायरस है, सामान्य वायरस। ठीक है ना, याद रखना है। और बहुत ऐसे वायरस हैं जो काफी खतरनाक हैं,
ठीक है ना? जैसे पोलियो का वायरस काफी खतरनाक है, जैसे एचआईवी का वायरस काफी खतरनाक है, जैसे छोटी माता का वायरस काफी खतरनाक है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना? और ये वायरस जो होते हैं, ये पूरे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखना है, वायरस एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जीव है जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। यहां तक कि अभी जो आप जान रहे हैं, वर्तमान के समय में एक काफी परिचित वायरस जो पूरे विश्व में हड़कंप मचा के रखा है, अपनी तबाही को मचा के रखा है, उसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी काफी संक्रमित वायरस है, ठीक है ना? याद रखना है, ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चला बड़ी ही आसानी से जा रहा है। याद रखना है, इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है मास्क को पहनने की। मास्क से जो है वायरस की जो फैलने की जो पावर होती है ना, फैलने की जो ताकत होती है, वो कम होने लगती है। याद रखना है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु हमारे शरीर में एक आदमी से दूसरे में कैसे फैलती है? एक दूसरे के संपर्क में आने पर। याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किन्हें कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो हम कहते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को, जो एक डच साइंटिस्ट थे। उन्हीं के विशेष प्रकार के प्रशिक्षण के बाद, विशेषण के बाद सूक्ष्म जीवों के ऊपर आज भी साइंटिस्ट जो है वो सूक्ष्म जीवों के बारे में आज जान रहे हैं। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, आज इस विश्व का सबसे भयंकर जो विषाणु है, जो वायरस है, वो कोरोना है। आज भी साइंटिस्ट लगातार लगे हुए हैं उस विषाणु के प्रतिरोध के लिए, दवाई को निकालने के लिए, ठीक है ना? किस प्रकार से एक प्रतिजैविक तैयार किया जाए जिससे यह रोग को रोका जा सके। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर ये जो विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, इनका आकार आखिर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ये विभिन्न आकार वाले दिखाई पड़ते हैं। जैसे स्पाइरल वाले जीवाणु होते हैं, जो स्पाइरल किए हुए हैं, ठीक है ना, जो गोल गोल घुमावदार के रूप में हो सकते हैं या फिर छड़नुमा हो सकते हैं, जीवाणु है जो, ठीक है ना, याद रखना है आपको, यानी जो बैक्टीरिया है। इसके अलावा जो शैवाल है, आप देख पा रहे हैं, शैवाल का कुछ आकार जो है वो ऐसा दिखाई देता है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये है शैवाल का आकार। इस प्रकार से अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा प्रोटोजुआ जो है, अमीबा एक प्रोटोजुआ है। आपने लास्ट के क्लासेस में भी अमीबा के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना? अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, जिसमें वो फूड वैक्यूल की सहायता से फूड को ग्रहण करते हैं और फिर त्याग करते हैं अपशिष्ट पदार्थों का। तो अमीबा एक प्रोटोजुआ है, याद रखना है आपको। और इसके अलावा पैरामीशियम भी एक प्रोटोजुआ है, ठीक है ना, जिसका आकार माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके अलावा हम जान लेंगे कवक के बारे में, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम है। इसके अलावा बहुत ऐसे कवक हैं जो इस प्रकार के दिखाई देते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। ये कवक का कुछ नाम है, कुछ इस प्रकार के आकार हैं, बिल्कुल इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में और देख लेंगे फ्रेंड्स कि आखिर विषाणु, ठीक है ना, विषाणु का जो आकार है कई बार इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये विषाणु माइक्रोस्कोप में, काफी पावरफुल माइक्रोस्कोप में अगर देखा जाए तो विषाणु कुछ इस तरह के दिखाई पड़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें जान लेना है कि सूक्ष्म जीव आखिर कहां रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो पृथ्वी पर हर जगह रहते हैं। वो आकाश में रह सकते हैं, वो वायुमंडल में रह सकते हैं, वो पानी में रह सकते हैं, वो मिट्टी में रह सकते हैं, कपड़ों में रह सकते हैं, किसी भी मनुष्य के शरीर में, किसी भी पौधों के शरीर में, किसी भी जानवरों के शरीर में यह रह सकते हैं। यहां तक कि ज्यादा से ज्यादा तापमान अगर हो, ठीक है ना, काफी ज्यादा तापमान हो, ठीक है ना, वहां पर भी ये रह सकते हैं, यानी रेगिस्तान में भी ये रह सकते हैं। काफी न्यूनतम तापमान जहां पर बर्फबारी भी हो रही हो, जहां पर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया हो, वहां भी ये रह सकते हैं, यानी आर्कटिक, अंटार्कटिक में भी सूक्ष्म जीव आसानी से रह सकते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, साथ में आपको जान लेना है कि ये सूक्ष्म जीव जो है और
हमारे साथ इस सूक्ष्म जीव का कैसा रिलेशन है, कैसा हमारा संबंध है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही कहा, सूक्ष्म जीव कई रूप से जो है वो उपयोगी साबित होते हैं, तो कई रूप से ये हानिकारक भी साबित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कहा जाए तो मित्रवत जो सूक्ष्म जीव है, जैसे दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में मित्रवत जो सूक्ष्म जीव है इनका उपयोग होता है, ठीक है ना। और प्राचीन काल से अल्कोहल जो बनाया जाता है वो इसी सूक्ष्म जीव की सहायता से बनाया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, सुरक्षित रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपना योगदान देते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, छिलके हैं, जंतु के अवशिष्ट हैं, वो इनका अपघटन कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं इनको, और फिर ये क्या होता है, ये तैयार होते हैं एक उर्वरक के रूप में। और वह उर्वरक जो फार्मर्स, जो किसान होते हैं, वो अपने खेती में देते हैं, और पेड़ पौधे जो है काफी अच्छे से इन्हें ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व क्योंकि इनमें काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि दही और ब्रेड का जो बनाना है वह भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही पॉसिबल है। जैसे आप सभी को मैंने वीडियोस की स्टार्टिंग में ही बताया कि दही में बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं, एक जीवाणु पाए जाते हैं, उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो काफी रूप से उत्तरदायी होता है दूध से दही बनने में, ठीक है ना। याद रखना है आपको, दूध एक मीठा है होता है, ठीक है ना। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, वहीं जब इसे आप चेंज कर देते हैं उस मीठे द्रव्य को खट्टे में, तो वह उसमें उत्तरदायी जो जीवाणु होते हैं उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। दही और दूध में अंतर है, दही का स्वाद खट्टा होता है, वहीं दूध का स्वाद मीठा होता है, यानी एसिड्स में वो चेंज कर देता है, ठीक है ना। याद रखना है आपको। इसके अलावा अचार या फिर पनीर, बहुत ऐसे खाद्य पदार्थ सामग्रियां हैं जिनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब जान लेंगे कि आखिर किस प्रकार से, आप देख पा रहे हैं ये जो मैदा है ना, ईस्ट की सहायता से किस प्रकार मैदा जो है ये फूलने लगती है, यानी ईस्ट, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इस सूक्ष्म जीवों में ईस्ट का क्या योगदान है, याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, बेकिंग इंडस्ट्रीज में सूक्ष्म जीवों का काफी योगदान है, उसमें से सबसे अहम भूमिका अदा करती है ईस्ट। ईस्ट के बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये यीस्ट जो होती है ये एक ऐसे सूक्ष्म यौगिक हैं, ठीक है ना, एक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें अगर हम मैदा के साथ मिला देते हैं तो यह मैदे जो है वो खमीर द्वारा उठी हुई मैदा लगती है। जैसा मैदा को यहाँ गूथा गया है ईस्ट के पाउडर के साथ, कुछ देर बाद अगर आप ऐसे रख दें तो वो फूलने लगती है। होता क्या है, ईस्ट तीव्रता के साथ जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को तैयार करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो ईस्ट होते हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो तैयार करने लगते हैं, श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं, और गैस के बुलबुले के तरह खमीर वाले मैदे का जो आयतन है वो बढ़ने लगता है, और इसी ईस्ट के इस गुण को लगाया जाता है बेकिंग के इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, जिसमें पावरोटी, पेस्ट्रीज वगैरह, केक वगैरह काफी अच्छे से बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ईस्ट की सहायता से। आगे बढ़ना है और हमें जान लेना है कि सूक्ष्म जीव जो वाणिज्यिक उद्योग में सूक्ष्म जीवों का किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ईस्ट का एक और स्तर पर इस्तेमाल होता है अल्कोहल के बनाने में। अल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है, अल्कोहल में फलों का रस लिया जाता है, ठीक है ना। फलों के रस में शर्करा, शुगर जो होती है वो मौजूद होती है। ईस्ट के द्वारा अल्कोहल जो मीठा है ना उसे खट्टा में तब्दील कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को, यानी बहुत अच्छे मीठे मीठे फल को जब हम अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है ना, जहां पर चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो होता क्या है, एक खट्टा जैसा एक गंध निकलने लगता है, ठीक है ना, चीनी वाला एक मीठा होता है गंध, वहीं दूसरी तरफ अल्कोहल में चेंज होने से यह खट्टे रूप में उसका गंध परिवर्तित हो जाता है। इस किण्वन
प्रोसेस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी सन 1857 में। लुई पास्चर एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने लैब में इस तरह के प्रयोग को करते हुए उन्होंने इस चीज की खोज की कि किस तरह से चीनी शुगर जो है वो धीरे धीरे बदल जा रहा है किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। किस तरह चीनी एक अलग फॉर्म में किस प्रकार मीठे फल के रस कुछ दिन के बाद जो है वो तैयार होने लगते हैं अल्कोहल के रूप में, ठीक है ना। फ्रेंड्स, साथ में लुई पास्चर ने यह बात भी बताई थी, ठीक है ना, कि आखिर किसी भी खाद्य पदार्थ को जैसे दूध को कितने समय तक गर्म करने पर इसे अधिक से अधिक दिन तक रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यह भी इस विज्ञान में काफी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है, याद रखना है आपको इस साइंटिस्ट की, ठीक है ना। साथ में हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग के बारे में, किस तरह से सूक्ष्म जीवों को औषधीय के रूप में उन्हें उपयोग किया जा रहा है आज के दिन में भी, इसके बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि जैसा हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो इंजेक्शन देते हैं, वो काफी सारे दवाइयां लिख के देते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, पहले इसे आपको समझना है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर में प्रविष्ट करने लगते हैं। प्रविष्ट करने के बाद वो अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं। फलस्वरूप होता क्या है, हमारा जो शरीर है ना वो इल हो जाता है, बीमार हम पड़ जाते हैं। याद रखना है, बीमार आपको इंडिकेट करती है। बीमार जब भी हम ज्वर में पड़ने लगते हैं, ठीक है ना, हमें बुखार होने लगता है, वह बुखार इस बात का इंडिकेट करता है, इस बात को बताता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बाहर से कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रविष्ट हुआ है, ठीक है ना। याद रखना है, ये हमारा जो शरीर है बिल्कुल अभी तैयार नहीं है कामों को करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, खाने के लिए, इसीलिए हम बीमार पड़ने लगते हैं। बीमार यह बात को निर्देशित करती है कि सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हमारे शरीर में हुआ है। बहुत समय देखा जाता है बीमारी जो है यानी बुखार जो है वो ठीक नहीं होती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कुछ दवाइयां लिख के देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, जिससे हम फिर ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जानना है कि आखिर वो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बहुत ऐसे दवाई हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए बनी होती है, उन्हें हम प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है आपको, यानी आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। याद रखना है आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, ये जो है विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक हैं जो मार्केट्स में मिलते हैं। याद रखना है, जो बाजारों में मिलते हैं, इनका काम होता है क्या, जब भी हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं तो उन्हें ये किल करते हैं, नष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं और हमारे शरीर को फिर से स्वस्थ बनाते हैं। याद रखना है आपको बातों को। लेकिन साथ में यह बात भी आपको जान लेनी है कि जब भी हमें प्रतिजैविक जो है लेना है वो डॉक्टर के उपदेश से ही लेना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जब भी प्रतिजैविक के बारे में जब भी चर्चाएं होती हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपना एक काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना। अचानक उन्हें एक संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की एक फफूंदी के साथ एक छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंदियों की जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे हैं। यानी यह जो आविष्कार था, यही वो समय था जब पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। याद रखना है, पेनिसिलिन जो है एक कवक है, ठीक है ना, एक फंगी है। पेनिसिलिन की सहायता से एक ऐसा प्रतिजैविक तैयार किया गया, अभी भी आज मार्केट में है, ठीक है ना, बाजारों में उपस्थित है, जिनकी सहायता से हमारे शरीर में जितने भी सारे रोगाणु हैं जो बाहर से प्रविष्ट करते हैं उन्हें नष्ट किया जा सकता है इस पेनिसिलिन की सहायता से। याद रखना है आपको बातों को, ठीक है ना। इसके लिए आज सबसे योगदान देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखना है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर
पेनिसिलिन की सहायता से यानी प्रतिजैविक की सहायता से सिर्फ मनुष्यों में नहीं बल्कि पेड़ पौधों में और जानवरों में भी इसके लिए दवाई बनाई जा रही है। ठीक है ना, याद रखना है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों को रोकथाम के लिए काफी आवश्यक है। साथ में आपको यह बात भी मैंने कुछ देर पहले बताई कि पेनिसिलिन को लेना यानी किसी भी प्रतिजैविक औषधि को लेना काफी खतरनाक हो सकता है। इसे जब भी लें तो एक योग्य डॉक्टर के परामर्श के आधार पर ही लें, और जब भी योग्य डॉक्टर आपको लिखे कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन लेनी चाहिए, तो आपको यह बात जान लेनी है कि प्रतिजैविक ऐसी दवाइयां होती हैं जो शरीर पर जाकर जीवाणुओं को नष्ट करती है। इसे लेने से शरीर कमजोर पड़ जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर के द्वारा बताए गए निर्धारित पाठ्यक्रम कोर्स के आधार पर ही पेनिसिलिन को लिया जाना चाहिए या फिर किसी भी दवाई को लेनी चाहिए, याद रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को पोलियो का टीका दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पोलियो का टीका या फिर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए टीका आखिर क्यों आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यह बात आपको जान लेनी है, जो बच्चे होते हैं उनका शरीर काफी कमजोर दुर्बल माना जाता है। ये जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो उनके शरीर पर टारगेट करते हैं, अपना निशाना करते हैं और फिर उनके शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। चूंकि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का प्रतिजैविक उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए उनके शरीर को वो विकलांग कर देते हैं। हाथ नष्ट हो जाता है, पैर नष्ट हो जाता है, देखने या फिर चलने के योग्य नहीं रहते हैं। इसीलिए बच्चों को टीका दिया जाता है, याद रखना है आपको बातों को। अब है आपको प्रतिरक्षी शब्द के बारे में जानना। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, याद रखना है आपको। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें लड़ने के लिए हमारा जो शरीर है एक प्रतिरक्षी को तैयार करता है, याद रखना है। ठीक है ना, हमारे शरीर को अगर प्रतिजैविक दिया जाए, ठीक है ना, प्रतिजैविक रूपी औषधि दिया जाए, वैक्सीन दिया जाए, तो फिर हमारा शरीर इस प्रकार से काबिल हो जाएगा कि उस रोग से, सूक्ष्म जीव वाले जो रोग हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले जो जीव वाले जो रोग हैं, उनसे वो लड़ पाएंगे। ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। और अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाओं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है, याद रखना है आपको। ठीक है ना, इस वैक्सीन को यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए गए वैक्सीन या फिर टीका के लिए सबसे पहला जो नाम आता है, जिस साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था, उनका नाम है एडवर्ड जेनर। ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम के ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1798 में चेचक के टीके का आविष्कार किया, याद रखना है। चेचक एक ऐसी बीमारी थी जो काफी खतरनाक थी और लोगों में फैलती थी, याद रखना है। ठीक है ना, जैसे और भी एग्जाम्पल हैं जीवाणु विषाणु के द्वारा फैलाए गए, जैसे हैजा है, ठीक है ना, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस, बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनके टीके जो है निकाले गए हैं, याद रखना है। सबसे सूक्ष्म जीवों में सबसे खतरनाक जो है वो वायरस, विषाणु होते हैं, याद रखना है आपको फ्रेंड्स इन बातों को। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स जैसा आपने एडवर्ड जेनर के बारे में जाना, जिन्होंने चिकन पॉक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस के बारे में जानी, जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल वायरस विषाणु है, ठीक है ना, उनके बारे में जाना, लोगों को बारे में बताया, टीके का आविष्कार भी इन्होंने किया। साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि अभी भी इस पूरे विश्व में एक कुछ दिन पहले एक ऐसा जो रोग था, एक डिजीज था जो विषाणु के द्वारा फैलाई जा रही थी, उसका नाम था पोलियो। पोलियो आज पूरे विश्व से जो है वो उन्मूलन हो चुका है, धीरे धीरे पोलियो जो है पूरे विश्व से खत्म हो चुका है। पोलियो का जो टीका है उसके आविष्कारक जो हैं डॉक्टर जॉन सॉक हैं, ठीक है ना। जॉन सॉक ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया, ठीक है ना, यह बात भी आपको जान लेनी है। तो फ्रेंड्स, जॉन सॉक ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया और आज इस पूरे विश्व से
पोलियो जो है वो बिल्कुल ये खत्म हो चुका है, एक रोग है। इसके लिए पोलियो वायरस भी रिस्पॉन्सिबल वायरस है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने जाना कि आखिर 1955 में किस तरह से डॉक्टर जॉन सॉक ने पोलियो के वायरस का जो है उसके लिए एक वैक्सीन का निर्माण किया, ठीक है ना। लोगों को बताया कि पोलियो का भी खत्म किया जा सकता है और आज इस पूरे विश्व से पोलियो खत्म हो चुका है। अब हम लोग जान लेंगे पर्यावरण के शुद्धिकरण के बारे में, सूक्ष्म जीव जो है वो किस तरह से अपना योगदान देते हैं। तो पर्यावरण की शुद्धि, बहुत ऐसे कचरे हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका विघटन करके जो सूक्ष्म जीव हैं इस पूरे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, जैसे कचरों का निपटान करते हैं और उन्हें उर्वरक के रूप में तैयार करते हैं और उस उर्वरक को कृषक जो है अपने खेतों पर खाद के रूप में परिवर्तित करके उन्हें देते हैं और इनसे क्या होता है, उस प्रकार के खाद्य में काफी सारे पोषक तत्व होते हैं और जो अनाज जो होते हैं, जो फसल होते हैं, काफी उनकी पैदावार काफी अच्छी होती है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेंगे कि हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में। तो फ्रेंड्स, हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे हानियां होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काफी उनका उपयोग नहीं होता है, वो हानियां हमारे ऊपर फैलाती हैं, यानी हमारे ऊपर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, ठीक है ना, रोग की सृष्टि करती है, ठीक है ना। उन्हें हम लोग कह रहे हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बहुत ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मैंने कहा आपको कुछ देर पहले ही, जैसे पोलियो एक वायरस है, ठीक है ना। पोलियो के कारण जो है बहुत ऐसे बच्चों के शरीर जो है वो टारगेट हो जाते हैं पोलियो वायरस से और बच्चों का शरीर जो है वो बिल्कुल डैमेज कर दिया जाता है। इसी प्रकार से बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के शरीर को भी आज डैमेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब है आपको जानना कि मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव जो है वो किस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले जो काम है वो है संचरणीय रोग। ये आखिर क्या है, समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये संचरणीय रोग आखिर क्या होते हैं, इससे पहले हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मनुष्य जो है किसी भी पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं जो संक्रमित व्यक्ति के साथ हुई है, संक्रमित व्यक्ति ने जिस थाली को खाई है, जिस थाली में खाई है, या फिर जिस खाद्य पदार्थ को खाया है, या फिर दूसरों को, झूठों को भी हमें नहीं खाना चाहिए, दूसरे के थाली में भी हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। और साथ में बहुत ऐसे टाइम है जो संक्रमित व्यक्ति है उसके समीप जाकर आपको बात भी नहीं करना है, या फिर आपने कई बार देखा होगा बस में, ट्रेन में लोग जो हैं वो छींकने भी लगते हैं और बहुत ऐसे लोग जो है हाथों पर या फिर नाकों पर मास्क पहने रहते हैं, छींकने से वो मास्क में ही लगते हैं, ठीक है ना। संक्रमण का खतरा इससे काफी कम होता है, याद रखना है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल और भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। तो संचरणीय वह रोग है जो अस्वस्थ शरीर से स्वस्थ शरीर के बीच में फैलती है, याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, यह कैसे पॉसिबल है, कैसे होता है, देखिए। जैसे जब लोगों को, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ, ठीक है ना, होता क्या है, समझना है आपको बातों को। जब जुकाम से पीड़ित जब कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायुमंडल में आ जाते हैं। ये वायरस श्वसन के साथ साथ ली जाने वाली वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है जब भी हम बीमार पड़े या फिर बीमार पड़ने वाले भी हों या फिर बीमारी व्यक्ति के संपर्क में अगर हम आते हैं तो हमें अपने मुंह पर मास्क जरूर पहने रखना है, या फिर छींकना है तो मुंह में रुमाल जरूर देनी होती है। या फिर जब भी हमें खाना भी खाना है, ठीक है ना, हाथों में उंगलियों को साफ होनी चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, या फिर जब भी खाना हमें खाना है तो हाथों को साफ करके, ठीक है ना, डेटॉल से या फिर किसी भी अच्छे सैनिटाइजर से हाथों को साफ करके ही किसी भी अन्य पदार्थ को पेय करना चाहिए, खाना चाहिए। याद रखना है आपको इन बातों को। इससे क्या होता है, संचरणीय रोग जो होते हैं उनके जो फैलने का जो खतरा होता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और हम जान लेंगे आखिर
संचरणीय रोग के सबसे प्रमुख वाहक के रूप में आखिर कौन है? तो रोग वाहक कौन है? सबसे संचरणीय रोग के जो वाहक है उसमें से सबसे पहला नाम जो आता है वह है घरेलू मक्खी का। घरेलू मक्खी के कारण जो रोग हैं हमारे आसपास में फैलते हैं, हैजा, ठीक है ना, हेपेटाइटिस, जितने भी सारे रोग हैं, सर्दी खांसी, ठीक है ना, बहुत ऐसे रोग हैं, यानी पेट की बीमारी या फिर आप कह सकते हैं फूड पॉइजनिंग का हो जाना, ये घरेलू मक्खी के कारण ही पॉसिबल होता है। घरेलू जो मक्खी होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों पर जाकर बैठते हैं और उनके पैरों में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो उनके पैरों पर स्टिक हो जाता है, लग जाता है, जम जाता है और फिर वो हमारे खाद्य पदार्थ में आकर बैठते हैं और फिर वो हम जब खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। याद रखना है, यानी इस संचरणीय रोग की जो वाहक हैं उस रोग वाहक का जो सबसे मेन कारक है, सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। साथ में आपको यह बात भी जान लेना है, मच्छर भी इसके वाहक के रूप में कहे जाते हैं। कैसे? मादा जो एनोफिलिस जो मच्छर होती है, ठीक है ना, वो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक एक परजीवी को वहन करती है, उसका वाहक होती है। और जब ये हमें ये मादा मच्छर काटती है तो फिर हमें मलेरिया हो जाता है। याद रखना है आपको, मलेरिया। और फिर मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण हम कर सकते हैं कैसे, आपको पता है? हमें रात को सोना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, घर में मच्छर ना हो इसके लिए अपने आसपास की जगहों को साफ सुरक्षित रखनी चाहिए, पेड़ पौधे कटे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, घर के आसपास में कहीं पर पानी ना जमे इसकी व्यवस्था में देखनी चाहिए। पानी अगर जम रही है, क्योंकि पानी वह जगह है साफ हो या गंदा, वहां पर मच्छर मक्खी के जन्म का जो सबसे मुख्य जो जगह है वो पानी का जमना होता है। ड्रेन वगैरह जो नालियां वगैरह हमारे घर के सामने से निकली हुई होती है वो हमेशा साफ होनी चाहिए, ढकी होनी चाहिए। यह बात भी आपको जान लेनी होती है, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेंगे कि बहुत ऐसे जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं वो आखिर क्या होते हैं। जैसे क्षय रोग, ठीक है ना, ठीक है, इसके अलावा खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये ऐसे बहुत ऐसे रोग हैं, ठीक है ना, जो सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं और मानव में होते हैं। याद रखना है आपको। इसके अलावा हैजा, टाइफाइड, ठीक है ना, हेपेटाइटिस, बहुत ऐसे रोग हैं जो मनुष्यों में होते हैं। मलेरिया, जैसे मैंने कहा, एक परजीवी के माध्यम से होता है, प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, ठीक है ना, मच्छर के द्वारा होता है। और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि जंतुओं में भी क्या सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग पॉसिबल है, संभव है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हाँ। जंतुओं में जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उनका नाम है एंथ्रेक्स, ठीक है ना। एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो मवेशियों में होता है और ये मवेशियों से कहां फैलता है जानते हैं? मवेशियों से फैलता है डायरेक्ट मनुष्यों में। याद रखना है, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच ने 1876 में, ठीक है ना, एक वैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की और एंथ्रेक्स रोग का जो कारक है उसके बारे में भी बताया कि एंथ्रेक्स रोग का जो कारक है वो वैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो कैटल्स होते हैं, जो मवेशियां होती हैं, उनसे मनुष्यों के शरीर में भी फैलता है। एक बड़ा सा घाव हो जाता है स्किन पर, चमड़ों पर, ठीक है ना, वो दिखाई देता है, काले रंग का हो जाता है। जनरली एक बैक्टीरिया होता है जो मवेशियों से मनुष्य तक ट्रांसफर होता है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। साथ में हम लोग जान लेंगे कि पौधों में जो रोग उत्पन्न करने वाले जो होते हैं, पौधों में भी रोग होते हैं, जैसे चावल में होते हैं, आलू में, गन्ना में, संतरे में, सेब में होते हैं। सूक्ष्म जीव के द्वारा रोग होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे गेहूं में रस्ट वाला एक रोग होता है, नींबू में कैंकर एक रोग होता है। इसके अलावा भिंडी की एक पीत होती है, भिंडी में भी एक रोग होता है, ठीक है ना। ये रोग में होता क्या है देखिए, जीवाणु से कौन से हो रहे हैं, कवक से क्या और वायरस से क्या। तो जीवाणु से हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, नींबू कैंकर। गेहूं की रस्ट कवक के कारण होती है, भिंडी की पीत होती है वायरस के कारण। होता क्या, संचरण का तरीका वायु के कारण से कुछ होता है। ज्यादातर जो वायरस होते हैं ना फ्रेंड्स, हमारे बीच में या फिर पौधों के बीच में या फिर जानवरों के बीच में, वो वायु से ही फैलती है। याद रखना है, ठीक है ना। वायु में सबसे ज्यादा परिमाण में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति होती है, ठीक है ना। यह बात भी आपको याद रखनी है।
अब हमें जान लेना है कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, अगर कोई व्यक्ति रास्ते पर जाता है और कुछ खरीद कर खाता है और कुछ देर बाद खाने के बाद, जैसे सुबह में अगर कोई खाता है, अगर आप कुछ खाते हैं, रास्ते पर बिक रही कुछ खाद्य सामग्री और रात के टाइम या फिर उसके अगले दिन आप देखते हैं कि पेट दर्द होने लगता है, निश्चित रूप से वह बीमारी वाली वो खाद्य थी। उस वह खाद्य में काफी सारे संक्रमित मच्छर या फिर मक्खियां या फिर जो सूक्ष्म जीव ने अपना घर किया था, जिसे अगर हम खाते हैं तो होता क्या है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है ना, और हम बीमार पड़ने लगते हैं, और इस प्रकार से फूड पॉइजनिंग होता है। याद रखना है। तो खाद्यों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाना चाहिए? तो आजकल जो खाद्य जो आ रहे हैं मार्केट्स में, वो पैकेट्स में आ रहे हैं। आप सबने काफी सारे देखे होंगे, जैसे अमूल के बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं या फिर बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्या होते हैं, बहुत पैकेट में आते हैं, और फिर पैकेट में आने के बाद हम फिर उसे घर में खोलते हैं और आराम से खाते हैं। साथ में साथ आपको यह बात भी जान लेनी है कि पैकेट में रहने के कारण क्या होता है ना, उसमें बहुत ऐसे रासायनिक द्रव्यों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पैकेट में रखे गए खाद्य पदार्थ काफी दिन तक बहुत खराब होने से बच सके। अब है कि आखिर परिरक्षक हम किसे कहते हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये परिरक्षक होता क्या है? तो फ्रेंड्स, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें हम प्रतिरक्षक कहते हैं, ठीक है ना। ये होता क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि खाने को भी सूक्ष्म जीव खराब कर देते हैं। जैसे वर्षा के दिनों में पाव रोटी खराब हो जाती है, उसी प्रकार से अगर कुछ भी खाना को आप खुला छोड़ दें काफी दिनों तक, तो उसमें सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होगा, वो खराब हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, फिर उन्हें खाने से हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए नमक और खाद्य तेल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो खराब नहीं होती है, काफी दिनों तक वो सही रहती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं, ठीक है ना। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वाश बनाने में इन रसायन का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। साथ में आपको जान लेना है नमक का परिरक्षक। नमक भी परिरक्षण के रूप में काम करता है। सामान्य रूप से हम नमक का इस्तेमाल करते हैं मछली को बचाने के लिए, ठीक है ना। मछली से काफी दिन तक सही रहती है, ठीक है ना। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। यानी मांस मछली को सड़ने से बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। चीनी भी परिरक्षण का काम करती है। जैसे जैम, जेली, स्क्वाश में अगर आप चीनी का ज्यादा रूप में अगर उपयोग करें तो उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो आक्रमण नहीं कर पाते हैं। या फिर तेल और सिरिका या फिर तेल और फिर विनेगर का अगर उपयोग करते हैं किसी भी खाद्य सामग्री में, तो फिर होता क्या है, तो वह भी खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से बचने लगती है। इसके अलावा गर्म एवं ठंडा करना, जिससे जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले, लुई पास्चर ने, ठीक है ना, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुई पास्चर, उन्होंने पास्चुराइजेशन के रूप में साइंस में, विज्ञान में काफी विख्याति उन्हें मिली है। दूध को एक निर्दिष्ट तापमान में अगर हम गर्म करते हैं, जैसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए अगर हम गर्म करते हैं और फिर एकाएक अगर ठंडा करके अगर इसका स्टोरेज कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं, तो दूध पर सूक्ष्म जीवों का जो हमला है वो रुक जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया की खोज भी लुई पास्चर ने ही की थी, इसीलिए इसे हम पास्चराइजेशन या फिर पास्चरीकरण कहते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, काफी बार यह एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता कैसे है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा होता है। जैसे आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था। राइजोबियम मटर या फिर दाल जातीय पौधों के जड़ में पाए जाते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। और उस नाइट्रोजन यौगिक को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का जो काम है ये राइजोबियम के अलावा और कौन करता है? तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का जो काम है वो करता है जो नीले हरे जो शैवाल हैं वो करते हैं, ठीक है ना। वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, याद रखना है आपको। अब है आपको जान लेना संक्षेप में कि आखिर ये नाइट्रोजन साइकिल होता है क्या है।
तो फ्रेंड, जैसा आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक संगठक के रूप में मानी जाती है। प्रोटीन का जो संश्लेषित है, जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है, वो नाइट्रोजन के कारण ही पॉसिबल है। ठीक है ना। अब है, इसके लिए आवश्यक है जो भी हम आहार ले रहे हैं उन सभी में प्रोटीन की उपस्थिति हो। अब है, प्रोटीन किस प्रकार से इस नाइट्रोजन चक्र में आपको जानना है कि नाइट्रोजन किस प्रकार से वायुमंडल से ली जाती है और फिर वायुमंडल में किस प्रकार से मुक्त होने लगती है। ठीक है ना। जैसे पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु क्या होते हैं, कवक, नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। पौधों द्वारा फिर से ये उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है। और फिर कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक का नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं और वायुमंडल में यह फिर से चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग स्थिर रहती है। यानी एक तरह से कहा जाए, जो भी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उसे पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे से हम लेते हैं या फिर अन्य जानवर लेते हैं, फिर मरने के बाद फिर से वो नाइट्रोजन मिट्टी में मुक्त हो जाती है। और इस प्रकार से ये जो साइकिल है पूरी तरह से चलता रहता है। ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। आप देख पा रहे हैं आपकी बुक्स में भी काफी अच्छे से ये नाइट्रोजन साइकिल को यहां पर समझाया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, किस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो पूरी हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको प्रश्न नंबर 1 में कुछ कथन दिए जा रहे हैं जो ब्लैंक हैं, जो रिक्त हैं, उस स्थान को आपको भरना है। ठीक है ना, पूरा करनी है आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर क में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर क, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कई बार आपको वीडियोस में भी बताया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहां आंसर शीट्स में भी लिखी हुई है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर ख में क्या पूछा गया है हमसे। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, जो नीले हरे जो शैवाल होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, वो वायुमंडल से, वो एटमॉस्फेयर से किस गैस का स्थिरीकरण या फिर फिक्सेशन करते हैं। ये बात आपको कई बार मैंने वीडियोस में भी बताई कि नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है ना। किसका करते हैं? नाइट्रोजन का। याद रखना है आपको। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आप आंसर शीट में भी देख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिख के रखा है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर ग में हमसे क्या पूछा गया है। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ये बात जान लें, जब भी अल्कोहल का तैयार किया जाता है मीठे द्रव्य से, याद रखना है, किसी मीठे द्रव्य से जब अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है तो वह मीठा द्रव्य एसिड में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना। एसिडिक अवस्था में वह चेंज हो जाता है और यह काम बड़े ही खूबी से करता है ईस्ट। ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो अल्कोहल के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। याद रखना है आपको। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको लिखना है ईस्ट। आप देख पा रहे हैं, ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। याद रखना है आपको। नंबर घ में बढ़ेंगे, देख लेंगे क्या पूछा गया है हमसे। हैजा डैश के द्वारा होता है। जो हैजा होता है वो किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में आपको कई सारे रोगों के बारे में बताया गया है जो वायरस के द्वारा होते हैं, जो जीवाणु के द्वारा होते हैं, जो विषाणु के द्वारा होते हैं, जो परजीवी के द्वारा होते हैं। ठीक है ना। जो काफी सारे बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो काफी सारे रोगों के बारे में भी बताया गया है, जहां आपको बताया गया है कि हैजा जो है वह एक रोग है। ठीक है ना, वो फैलने लगता है।
मनुष्य के शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने लगता है। याद रखना है, वह जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा, कॉलरा, ये सब जीवाणु के द्वारा होते हैं। और ये गंदे, जब भी हम गंदे खाना, गंदा पानी जब पीते हैं ना, तो ऐसा परिस्थिति क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। याद रखना है, तो हैजा जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। अब देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाएं। तो सही शब्द आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से आपको कुछ विकल्प, कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है ना, 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो उनमें से जो सही है उसके सामने आपको सही का टिक करना है। ठीक है ना, जैसे नंबर क में पूछा गया है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो फ्रेंड्स, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? चीनी के, अल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, या फिर ऑक्सीजन के। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ देर ही पहले आपको बताया कि ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के निर्माण में होता है। याद रखना है, अल्कोहल, ठीक है ना, किसी मीठे द्रव्य से जब वह एसिडिक अवस्था में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, वह काम बड़े ही खूबी से करता है ईस्ट। ठीक है ना, याद रखना है आपको। और साथ ही ईस्ट जो होते हैं, ईस्ट का उपयोग बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। मैंने आपको वीडियोस में भी बताई कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो है काफी अच्छे से मैदा का जो डो बनाया जाता है, ठीक है ना, मैदा को जो गूथा जाता है, आटे को जो गूथा जाता है, वो अगर ईस्ट का पाउडर अगर हम उसमें दे दें तो क्या होता है, वह भली भांति फूलने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वह छोड़ने लगता है, जिसके कारण से होता क्या है, वह जो भी चीज आपका रखा हुआ है वह फूलने लगता है। और पावरोटी बेकिंग इंडस्ट्रीज में इसका काफी योगदान माना जाता है। किसका? ईस्ट का, याद रखना है। और साथ में ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के निर्माण में भी होता है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर ख में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर ख, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक कौन सा है? मैंने आपको वीडियोस में भी बताई, प्रतिजैविक के कई सारे नाम बताए। ठीक है, नंबर 1 में है सोडियम बाइकार्बोनेट, नंबर 2 में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नंबर 3 में है अल्कोहल, और नंबर 4 में है ईस्ट। तो इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक जिसे ग्रहण करने से क्या होता है, हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की एक क्षमता बढ़ जाती है। याद रखना है, प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन कहलाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसा प्रतिजैविक है, अगर जिसे हम ग्रहण करें तो हमारे शरीर में ऐसी जीवाणुओं से लड़ने की एक क्षमता जो है वो तैयार हो जाती है। याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं, मलेरिया परजीवी का वाहक है। 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। मलेरिया परजीवी के जो वाहक होते हैं वो आखिर कौन होते हैं? कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है काफी सावधानी से, क्योंकि इसमें मादा और नर भी का भी एक आता है। मादा एनोफिलिस भी होते हैं, और एक मादा एनोफिलिस के अलावा भी एक नाम का हमेशा उल्लेख किया जाता है। याद रखना है, लेकिन हमेशा मलेरिया परजीवी का वाहक जो होता है वो मादा एनोफिलिस मच्छर ही है। आप देख पा रहे हैं, मादा एनोफिलिस मच्छर। ये हमेशा आपको कई बार ये सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना, याद रखना है। मादा एनोफिलिस मच्छर कॉकरोच भी नहीं होते हैं, और न ही घरेलू मक्खी होते हैं, और न ही तितली होता है। याद रखना है, इनमें से कोई भी नहीं होगा मादा एनोफिलिस। और सबसे मेन बात आपको ये जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स, कि हमें जो मच्छर काटते हैं ना, वो नर नहीं होते, वो मादा ही होती है। याद रखना है, मादा मच्छर हमें काटती है, नर मच्छर हमें नहीं काटते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल नंबर घ में हमसे पूछा गया है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। जो संचार, जो कंटेजियस होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही फैलने वाले होते हैं, संचार करने वाले होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में फैल जाते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में ये फैला सकते हैं। ऐसे रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? कौन सृष्टि करता है ऐसे रोगों की? नंबर 1 में आपको ऑप्शंस दिए गए, चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, सिर्फ मक्खी। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, घरेलू मक्खी।
घर में जो प्रवेश करते हैं, जो मक्खियां जो घर में उपस्थित होती हैं, वो मक्खियां ही सबसे बड़ा संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक होता है। घरेलू मक्खी, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, घरेलू मक्खी जो होती है वो बाहर जाती है। जो घर में रहती है ना मक्खियां, वो बाहर से हमें आती है और बाहर में न जाने किन किन कूड़ा कचरों में वो बैठती है, किसी अपशिष्ट पदार्थों में बैठती है और साथ में हमारे खाने में प्रवेश करती है, खाने में बैठती है, हमारे खाद्य पदार्थों में बैठती है, पानी में, याद रखना है, ग्लास में, बर्तन में। इसीलिए हमेशा ये एडवाइस दिया जाता है कि हमेशा जब भी आपको खाना खाना है तो हाथ साफ करके खाना चाहिए, ठीक है ना, हाथ साफ करके। और जिस थाली में आप खा रहे हैं वह थाली भी साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि ये संचरणीय रोग की जो वाहक जो घरेलू मक्खियां होती हैं वो ऐसे ही जगहों पर बैठती है। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे दिन में ऐसी जगह पर थाली पड़े हुए हैं, ठीक है ना, और उसी थाली को आपने बिना धोए अगर आप खा लेते हैं उसमें कुछ, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको फूड पॉइजनिंग होने के पूरे चांसेस बने होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका मुख्य कारक क्या है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि ब्रेड के जो फूलने का कारण अथवा इडली के फूलने का कारण क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में चलिए देख ले रहे हैं कि क्या है ऑप्शंस। नंबर 1 में है उष्णता, पसीना, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि और मारने के कारण, ऐसे कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो होते हैं इसका मुख्य कारण है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स जो है वो छोड़ते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ब्रेड या फिर इडली वो फूलने लगती है, ठीक है ना। कई सारे आपने जगहों में देखा है, आपने अपने घर में केक भी बनाए होंगे, ठीक है ना, तो केक आपने देखा होगा कि एक निश्चित समय के बाद केक जो है वो फूलने लगती है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण ही लेकिन ऐसा होता है, ईस्ट का पाउडर जब भी उसमें दिया जाता है, ठीक है ना, तो ऐसी जो परिस्थिति है ब्रेड में, इडली में होने लगती है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का क्या नाम है? तो जब भी चीनी को अगर अल्कोहल में परिवर्तित करना है, यानी किसी सुगरी फॉर्म से एसिडिक फॉर्म्स में जाना है, ठीक है ना, तो उस फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, कैसे हम ऐसे परिक्रम को प्राप्त कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इस बात को मैंने आपको वीडियोस में भी कई बार बताया कि कैसे किसी चीनी को अल्कोहल में चेंज किया जा सकता है। तो चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर ऑप्शंस में कौन से विकल्प दिए गए हैं। पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है ना, मोल्डिंग है, किण्वन है और संक्रमण है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा किण्वन, फर्मेंटेशन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान ही चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। और इस काम को बखूबी से पूरा करता है ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव जो है, इस काम को पूरा करते हैं, याद रखना है आपको, किण्वन, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 चलिए देख ले रहे हैं। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों के साथ कीजिए। कॉलम 1 में आपको कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में कुछ उनके कार्य दिए गए हैं। चलिए देख ले रहे हैं कॉलम 1 में क्या शब्द है। कॉलम 1 में है जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु। कॉलम 2 में है, कॉलम 2 आप देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक, प्रतिजैविक उत्पादित करना। यह आपको कॉलम 2 में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से मिलान के साथ देना है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कॉलम 1 में जो है और कॉलम 2 के साथ मिलान करना है, जीवाणुओं के साथ, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों के साथ, उनके कामों के साथ मिलान करना है। तो कॉलम 1 में है जीवाणु, ठीक है ना, बैक्टीरिया, जीवाणु, और जो काम करते हैं उनका काम है हैजा का कारक। बिल्कुल सही, हैजा के कारक होते हैं ये जीवाणु, याद रखना है,
विषाणु नहीं, विषाणु मतलब होता है वायरस और जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, याद रखना है। राइजोबियम, राइजोबियम के काम, राइजोबियम किस चीज के कारक होते हैं? तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के कारक होते हैं जो काम करते हैं ये, ठीक है ना। आपने कई बार लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े हैं कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के लिए जिस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है उसका नाम होता है राइजोबियम, जो लेग्यूमिनियस या फिर दालों के, दाल जाति पौधों के जड़ों में वह रहता है, ठीक है ना। और साथ ही वह सहजीवी पोषण को परिपूर्ण करता है, याद रखना है, सहजीवी पोषण को। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, एक जीवाणु है जो कारण बनती है किसका? दही के जमने का। तो दही का जमने के लिए जिस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उत्तरदायी होती है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे ईस्ट के बारे में क्या कहा गया है। ईस्ट और उसके काम, ईस्ट का काम है ब्रेड की बेकिंग। यस, ब्रेड की बेकिंग का जो उत्तरदायी होता है, उसके लिए जो सूक्ष्म जीवी जो उत्तरदायी होते हैं उसका नाम है ईस्ट। ईस्ट के कारण ही ब्रेड की बेकिंग हो पाती है, जिसे हम बाजारों से खरीद कर खाते हैं, याद रखना है। साथ में देख लेंगे अगले में हमसे क्या पूछा गया है, एक प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मलेरिया का कारक बनते हैं, याद रखना है। मलेरिया के कारक जो होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं। और याद रखना ये साथ में ये बात भी, जो मच्छर हमें काटते हैं वो नर नहीं होती हैं, वो होती है मादा, याद रखना है। मादा जो मच्छर होते हैं ना वो ही हमें काटते हैं, ठीक है ना। और मलेरिया का कारक जो होता है वो एक प्रोटोजोआ होता है, एक विषाणु, एक वायरस जो एड्स का एक कारक होता है, काफी खतरनाक बीमारी जिससे इम्यूनिटी जो पावर होती है, ठीक है ना, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और देन हमारा जो शरीर होता है वो किसी भी रोगों के लिए, रोकथाम के लिए, रोगों से लड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता है जब यह एड्स किसी को होता है तो, ठीक है ना। एड्स एक विषाणु के कारण होता है, विषाणु, विष, वायरस के कारण होता है, याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। आपसे प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या हम उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देख पाएंगे? अगर आपका उत्तर होता है नहीं, तो फिर हम उन्हें कैसे देखेंगे? तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर में हमें किस तरह से देना है, ठीक है ना। और मैंने आपको कई बार इस वीडियोस में भी बताया कि सूक्ष्म जीवों को आंखों से हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है पहले नहीं, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ नंगे आंखों से, खाली आंखों से आप सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उन्हें देख सकते हैं, याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से वर्ग हैं आपको इस चैप्टर्स में भी बताया गया है, आपके बुक में भी यह बात मेंशन है, बताई गई है कि सूक्ष्म जो जीव होते हैं उसके कौन कौन से वर्ग हैं। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में, ठीक है ना। 4 वर्गों में बांटा गया है, तो वो कौन है? जैसे सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। तो वह है बैक्टीरिया, ठीक है, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। ये है 4 वर्ग, 4 कैटेगरीज जिनमें सूक्ष्म जीवों को बांटा जाता है। वायरस इसमें नहीं आते हैं, याद रखना है। वायरस एक बहुत ही अलग चीज है, ठीक है ना। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया है, काफी खतरनाक, काफी स्मॉलेस्ट जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें से नाम आता है वायरस का। वायरस सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है। अब देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6।
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका नाम आखिर क्या है? अगर आप बता सकते हैं तो बताएं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सवाल के उत्तर में आपको लिखना है सबसे पहले किस तरह से, चलिए हम देख ले रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना है मिट्टी में मौजूद राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं, फिक्स करते हैं वायुमंडल के नाइट्रोजन को। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको ये फिक्स करते हैं कौन? ये नीले हरे शैवाल, और फिर दूसरा है राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में तो आपने जाना है, और नीले हरे शैवाल भी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। किस पर, कहां पर करते हैं? मिट्टी पर करते हैं, ठीक है ना। बाद में इन्हें नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके पौधों द्वारा प्रोटीन, याद रखना है, प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी जब भी ये नीले हरे शैवाल और राइजोबियम वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं मिट्टी पर, तो उस नाइट्रोजन को पौधे ले लेते हैं अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। आपने न्यूट्रिशन के चैप्टर्स में भी पढ़े थे, ठीक है ना, लास्ट के क्लासेस में। न्यूट्रिशन के लिए पौधे अपने उस प्रोटीन को तैयार करने में मिट्टी में उपस्थित जो भी नाइट्रोजन के यौगिक हैं उन्हें वो लेते हैं, ठीक है ना, और अपना पोषण को पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में अगर आप 10 पंक्तियां अगर लिख पा रहे हैं, 10 लाइन्स अगर आप लिख पा रहे हैं, तो उन्हें आप बताएं कि किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में उपयोगी साबित होते हैं, ठीक है ना। तो काफी अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है कि सूक्ष्म जीव नग्न आंखों के माध्यम से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, जबकि वे पौधे और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। नग्न आंखों से तो इन्हें देखा नहीं जाता है, नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। साथ ही वे पौधे के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और पर्यावरण के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। तो सूक्ष्म जीव का महत्व क्या है, आपको ऐसे लिखना है, सूक्ष्म जीव का महत्व, देन आपको लिखना है नंबर वाइज, या फिर आप एरो करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये बेकिंग में, अचार और अन्य खाद्य बनाने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव बेकिंग के इंडस्ट्रीज में, अचार और अन्य खाद्य बनाने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं सूक्ष्म जीव। नंबर 2, ठीक है ना, किण्वन प्रक्रिया ईस्ट द्वारा की जाती है, जो शराब और ब्रेड की तैयारी में उपयोग किया जाता है। जो किण्वन होते हैं, किण्वन की फर्मेंटेशन का प्रोसेस को फॉलो करके जो ईस्ट होते हैं वो शराब की तैयारी कर पाते हैं, शराब को बना पाते हैं किसी सुगरी, किसी मीठे पदार्थ से, ठीक है ना, किसी मीठे पदार्थ से वो उसे चेंज करते हैं एसिडिक फॉर्म में, यानी अम्लीय बनाते हैं, और देन उसका निर्माण जो होता है वो हो जाता है शराब में। और साथ में ब्रेड की तैयारी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्गत करते हैं, ब्रेड फूलने लगती है, और जिसे हम और आप मार्केट से खरीदते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही के जमने में सहायता करती है, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु होता है जो दही के जमने में सहायता करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल में भी आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि वे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो दही के जमने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, याद रखना है। उसके बाद है अगला
प्रदूषण कम करने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जो प्रदूषण कम करते हैं, ठीक है ना। प्रदूषण को किस तरह से कम किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे आसपास में जो भी कचरे वगैरह फेंके जाते हैं ना, उनको वो उर्वरक बना देते हैं सूक्ष्म जीव। याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो कचरों को, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनको, कचरों को वो मिट्टी में रूपांतरित कर देते हैं, खाद्य पदार्थों में, जो ऐसे उर्वरक में तैयार करते हैं जिससे पौधे खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करती है, ठीक है ना। याद रखना है। तो प्रदूषण को कम कर रहे हैं ये कौन? जो सूक्ष्म जीव हो रहे हैं, याद रखना है आपको। और उनका उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करके मिट्टी की उर्वरा बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल सही बात। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कहां पर? मिट्टी में करते हैं, और जिसका उपयोग पेड़ पौधे अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए करते हैं। उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में वो लेते हैं, कंपाउंड्स के रूप में, ठीक है ना। प्रोटीन का संचरण करते हैं अपने शरीर में। कौन? पेड़ पौधे। याद रखना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, साथ में आपको यह बात भी लिखनी है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी उपयोगिता के बारे में, कि वे कई दवाइयां और एंटीबायोटिक तैयार करने में सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वो होता है। आप जानते हैं सभी, एंटीबायोटिक को तैयार करने में, कई सारी दवाइयों को तैयार करने में सूक्ष्म जीवों को प्रयोग में लाया जाता है। याद रखना है आपको इन बातों को। साथ में एक और बात भी आपको लिखनी है कि कुछ रोगाणुओं का उपयोग या फिर उनके सर्विस और औद्योगिक अपशिष्टों के जैविक उपचार में भी किया जाता है। जैसे कुछ रोगाणुओं का जो उपयोग है वो सीवेज के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और औद्योगिक जो गंदगी होती है उनके उपचार के लिए, ठीक है ना, उनके उपचार में भी रोगाणुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, गंदगी को साफ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गंदगी देखना है आपको, धीरे धीरे बहुत सारे कूड़ा कचरे जो हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे पदार्थ में तब्दील हो जाते हैं, उर्वरक में तैयार हो जाते हैं, जिससे पेड़ पौधे अपने पोषण के लिए ग्रहण करते हैं। याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि हमसे प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण आप दें, ठीक है ना। जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा जो हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उनका संक्षिप्त विवरण कीजिए, ये आपको बताना है। जो भी सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा क्या क्या हानियां होती है। आपने तो उपयोग के बारे में अगले सवाल में बताया, प्रश्न नंबर 7 में। अब हानियां क्या क्या होती हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना है कि सूक्ष्म जीव कई मायनों में हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों में से कुछ मानव, पौधे और जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। याद रखना है, सूक्ष्म जीव कई मामलों में हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीव से हम मदद तो लेते हैं, हम लोग ब्रेड बना रहे हैं, पाउरोटी वगैरह बना रहे हैं, इसके अलावा दही को जमा रहे हैं, बहुत सारे बेकिंग इंडस्ट्रीज वो चल रहे हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जो है वो मैन्योर में चेंज हो जा रहे हैं, उर्वरक में बदल जा रहे हैं। बहुत सारी उपयोगी बातें हैं, ठीक है ना। साथ में कई हानिकारक बातें भी सूक्ष्म जीवों के लिए बनती हैं। जैसे वो सूक्ष्म जीव कुछ मानव, ठीक है ना, और पौधे, ठीक है ना, और जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। यानी मानव में भी बनते हैं, पौधों में भी बन रहे हैं, और जानवरों में भी बीमारियों का कारण बन रहे हैं ये सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। याद रखना है। ऐसे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोग जनक कहा जाता है। याद रखना है आपको, रोग का जनक कौन है? ये सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़ों को खराब करते हैं। मनुष्य को, याद रखना है, मनुष्य को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य रोग हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, तपेदिक आदि हैं, ठीक है ना। ये सारे रोग के नाम हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। कई सूक्ष्म जीव न केवल मनुष्यों में बल्कि पशुओं में भी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या कहा गया है, चलिए देख ले रहे हैं। उदाहरण के लिए कहा जा रहा है एंथ्रैक्स।
एंथ्रेक्स एक बीमारी है फ्रेंड्स, आपको यह बात जान लेनी है कि एंथ्रेक्स एक, मैंने वीडियोस में भी बताई आपको कि एंथ्रेक्स एक ऐसा बीमारी है, जो भी कैटल्स होते हैं, जो भी मवेशी होती हैं, ठीक है ना, उनमें ये रोग ज्यादातर विकसित होते हैं और उनमें से ट्रांसफर हो जाते हैं मानव के बीच, याद रखना है। तो एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो एक जीवाणु के द्वारा होता है। पौधे में सूक्ष्म जीवी द्वारा पैदा होने वाली बीमारियों, जैसे फसल में क्या क्या होता है, फसल में भी रोग होते हैं, आप सभी को पता है। गेहूं में होता है, ठीक है ना, चावल में होते हैं, आलू में होता है, गन्नों में होता है, संतरा में होते हैं, सेब आदि की उपज को कम करते हैं। जब इन पौधों में भी, इन फलों में भी रोग होती है तो क्या होती है, जो फसल होती है वो कम होने लगती है, पैदावार कम होने लगती है और फसल सड़ने लगते हैं, ठीक है ना, वो खराब होने लगते हैं। ये बात भी आपको जान लेनी है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, यह बात आपसे पूछी जा रही है कि प्रतिजैविक अगर हम जब भी ले, वो है तो क्या, पहले प्रतिजैविक, और प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, याद रखना है आपको। आप सभी जानते हैं कि जो प्रतिजैविक होती है वो रोगों से लड़ती है, ठीक है ना। रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को एक एनर्जी देती है, एक पावर देती है, एक क्षमता देती है, ठीक है ना। लेकिन उसे भी लेने का एक माध्यम है, कैसे हम उसे ले पाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर चलिए देख ले रहे हैं कि किस तरह से हमें देना है। वे दवाएं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों के विकास रोकती है अथवा समाप्त करती है तो प्रतिजैविक कहलाती है। क्योंकि सबसे पहले आपको यही पूछा गया था कि प्रतिजैविक आखिर है क्या, तो प्रतिजैविक वे दवाएं हैं, वे दवाएं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले विकास को रोक सकती है। सूक्ष्म जीव जब हमारे शरीर में किसी रोगों को विकसित करती है तो वो प्रतिजैविक के द्वारा वह हम उसे नियंत्रित या फिर कंट्रोल कर सकते हैं, वह प्रतिजैविक कहलाती है। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये जो है प्रतिजैविक है, ठीक है ना। ये प्रतिजैविक मेडिसिन, दवाइयों के नाम है। अब है कि प्रतिजैविक अगर हमें लेना है तो कुछ बातों को हमें याद रखना है। जैसे क्या, सबसे पहले प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। वो सावधानियां क्या है, चलिए देख ले रहे हैं। सबसे पहले, किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए। याद रखना है, जब भी हमें प्रतिजैविक लेनी होती है, जो योग्य डॉक्टर हैं, जो ऐसे डॉक्टर जो नहीं है जिसे हम लोग कहते हैं अपने पास में, पड़ोस में, ठीक है ना, बैठ जाते हैं फिर कुछ दिन बाद चले जाते हैं, ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जानी है। डॉक्टर जिनके पास ऑथेंटिक हो, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड हो, ऐसे याद रखना है, जिसे काफी सारे सालों से, ठीक है ना, लोग पहचानते हैं, काफी परिचित हो, ऐसे आदमी के पास आपको जाना चाहिए, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी है, एंटीबायोटिक लेनी होती है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। जो भी आपको शेड्यूल दिए जाए डॉक्टर के द्वारा कि यह दवाई आपको 7 दिन तक लेनी है, यह दवाई आपको 5 दिन तक लेनी है, यह दवाई आपको 10 दिन तक लेनी है, तो डॉक्टर के अनुसार उस पूरे कोर्स को, दवाई के कोर्स को पूरा करें, दवाई के पाठ्यक्रम को पूरा करें। दवाई को कभी भी आधा छोड़ देनी नहीं चाहिए। जैसे 10 दिन का अगर कोर्स है, टाइम है, डॉक्टर के द्वारा आपको बताया गया है, तो 8 दिन या 7 दिन तक अगर आपका तबीयत सही हो जाता है तो उसे नहीं छोड़नी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना है। तो डॉक्टर के द्वारा बताए गए, निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम को, दवाई के कोर्स को पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और ना ही अगर आपको 5 दवाइयां बताई जा रही हैं तो 3 आपने खरीद लिए और 2 नहीं खरीदे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। 5 के 5 दवाइयां ही आपको खरीदनी है और जिस तरह से टाइमिंग दिया गया है, सुबह में, शाम को, दोपहर को, खाने के बाद या फिर खाने के पहले, बिल्कुल उसी तरह से ही आपको लेनी है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि नंबर 3 में हमें क्या लिखना है। जरूरत ना होने
या गलत खुराक में प्रतिजैविक लेने से बचना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, या फिर गलत खुराक में प्रतिजैविक लेने से हमें बचना चाहिए। हमेशा शरीर को प्रतिजैविक नहीं देने चाहिए, यह बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।